मेरा नाम उस्मान है और ये वो दिन थे जब हमारी जिंदगी में गरीबी एक साये की तरह हर तरफ फैली हुई थी। मैं एक ऐसे घर में रहता था जहां दीवारों पर नमी रहती थी और फर्श पर अक्सर धूल जमी रहती थी। मेरे दो दोस्त अकरम और असलम भी मेरे ही गांव में रहते थे। उनकी हालत भी मेरी ही तरह थी। हम तीनों के पास कोई रोजगार नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई काम बाकी नहीं बचा था जो हमने न किया हो। कभी लकड़ियां काट लेते, कभी खेतों में मजदूरी कर लेते, कभी किसी के जानवर चराने का काम कर लेते, मगर हमारी जेब फिर भी खाली ही रहती। लोग हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन तरस खाकर जो बात करते वो दिल को और ज्यादा चुभ जाती थी। अक्सर दोपहर को जब धूप तीखी होती तो हम तीनों किसी पुराने दरख्त के साये में बैठकर ये सोचते कि क्या हमारी जिंदगी यूं ही गुजरती रहेगी। कभी मैं सोचता था कि किसी और शहर चला जाऊं, शायद किस्मत बदल जाए, मगर न पैसे थे न कोई रास्ता दिखाई देता था। असलम हमेशा कहता था कि इंसान को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, मगर उसकी अपनी आंखों में भी थकान साफ दिखती थी। अकरम तो बस खामोश रहता, उसकी खामोशी ही उसकी गरीबी की गवाही थी। एक दिन हम उसी दरख्त के नीचे बैठे थे कि गांव का एक आदमी हमारे पास आया। उसने बताया कि एक पुरानी हवेली है जो काफी अरसे से वीरान पड़ी है। उस हवेली में सफाई करनी है और साथ ही चौकीदारी भी। पहले तो ये बात सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों का चेहरा पीला पड़ जाता था। सब कहते थे कि वहां किसी जमाने में अजीब वाक़े हुए हैं। कोई कहता कि रात को हवेली के अंदर औरतों की हंसी की आवाजें आती हैं, कोई कहता कि हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, कोई दावा करता कि वहां साए चलते दिखाई देते हैं। हम तीनों डरपोक भी थे, मगर हमारी गरीबी उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जब उस आदमी ने बताया कि पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला कर लिया कि हमें यह काम कर लेना चाहिए। पैसा हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद था। उसी उम्मीद ने हमारे दिल का डर कुछ कम कर दिया। उसने कहा कि अगले दिन सुबह आ जाना, वो हमें सारी चाबियां और हिदायतें दे देगा। अगले दिन जब हम हवेली के बड़े से जंग लगे दरवाजे के सामने खड़े हुए तो वाकई हमारी टांगें हल्की हल्की कांप रही थीं। हवेली देखने में बहुत बड़ी थी, मगर उस पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। दीवारें पुरानी पड़ चुकी थीं। लकड़ी का दरवाजा किसी चीख की तरह चरमराहट पैदा करते हुए खुला। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी खनक ने हमारे जिस्म को छू लिया। बाहर धूप बहुत तेज थी, मगर अंदर की हवा ठंडी, ऐसी जैसे कोई अदृश्य साया हमारे आसपास मौजूद हो मगर नजर ना आ रहा हो। हमें एक बड़े गोदाम जैसे कमरे में ले जाया गया, जहां पुरानी अलमारियां पड़ी थीं और फर्श धूल से भरा था। उस आदमी ने हमें भारी भरकम चाबियों का गुच्छा थमाया और कहा कि हवेली में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो बरसों से बंद हैं और शायद कभी खोले ही नहीं गए, मगर सफाई करनी है तो अंदर जाना पड़ेगा। ये सुनकर हमारे दिल में एक और डर उठा, मगर हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, खुद को समझाया, ये सिर्फ दरवाजे ही तो हैं, डरने की क्या बात है। पहले ही दिन जब हम सफाई के लिए अंदर गए तो ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। कभी यूं महसूस होता कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखते तो कोई नहीं। हमने सोचा शायद वही पुराना डर है जो हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए ऐसी बातें महसूस हो रही हैं। हम काम करते रहे, जाले उतारे, फर्श झाड़ा, पुराने कमरों को खोला, टूटी हुई चीजों को एक जगह रखा। लेकिन एक बात अजीब थी, कभी कोई दरवाजा अपने आप हल्का सा हिल जाता, कभी दूर कहीं ऐसा लगता कि कोई सांस ले रहा है। अकरम एक जगह रुककर बोला, यह जगह ठीक नहीं लगती। असलम उसकी बात पर देर तक खामोश रहा, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रहा हो। मैंने दोनों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं। हवेली बहुत पुरानी है, इसीलिए आवाजें गूंजती होंगी। हमने दिल को समझाया और फिर काम में जुट गए। शाम होने लगी तो हवेली के अंदर अंधेरा फैलने लगा। सूरज की आखिरी किरणें जब छत के सुराखों से छनकर आईं तो ऐसा लगा जैसे सुनहरी रोशनी धूल में बिखर कर रुक गई हो, मगर वो रोशनी भी हवेली का माहौल उजला न कर सकी। यहाँ हमेशा की तरह एक अजीब सी शाम पसरी रहती थी। पहली बार हमने महसूस किया कि शायद लोग सही कहते थे, ये जगह वाकई मामूली नहीं है। जब हम बाहर निकलने लगे तो बड़ा दरवाजा अपने आप थोड़ा सा बंद हो गया। हम सब सहम गए। ये पहली दफा था जब हमने एक दूसरे की आंखों में साफ साफ डर देखा, मगर फिर भी हम निकल आए, क्योंकि हमें पता था कि अगर डरकर भाग गए तो गरीबी फिर खुले हाथों के साथ हमारा इंतजार कर रही होगी। उस रात मैं देर तक जागता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरे ख्यालों पर बैठा हुआ है। मैं सोच रहा था कि क्या हमें यह नौकरी जारी रखनी चाहिए या नहीं।
मगर फिर मैंने उन पैसों को याद किया जो मिलने वाले थे। मैंने खुद से कहा कि शायद आज सिर्फ वहम था, कल शायद बेहतर होगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो अभी शुरू होनी थी। और उस हवेली ने जो राज अपने सीने में छुपाए हुए थे, वो हमें बहुत जल्द अपने घेरे में लेने वाले थे। अगले दिन जब हम दोबारा हवेली पहुंचे तो अजीब बात यह थी कि दरवाजे के पास हल्की सी मिट्टी हटी हुई थी, जैसे किसी ने रात में यहां आकर कदम रखे हों। हालांकि गांव में कोई भी इस हवेली के करीब आना पसंद नहीं करता था। अकरम ने कहा कि शायद कोई जानवर आ गया होगा, मगर जानवरों के कदमों के निशान ऐसे नहीं होते। मैंने चाहा कि इस बात को ज्यादा न सोचूं, क्योंकि अभी तो हमें काम शुरू करना था। हम तीनों गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए तो फिर वही ठंडी सी हवा हमारे जिस्म से टकराई। लगता था जैसे दीवारों के अंदर कोई जिंदा चीज हो जो हमारी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। हम एक बड़े हाल की तरफ गए जहां सफाई पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही हमने झाड़ू चलाना शुरू की तो फर्श की धूल में कुछ तहरीरी नक्श जैसे उभरने लगे। मैंने झाड़ू रोक दी। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने उंगली से पुरानी धूल पर कुछ लिखा हो। मैं झुककर देखने लगा, मगर अल्फाज अधूरे से थे। असलम घबराकर बोला कि ये किसने लिखा होगा। मैंने उसे कहा कि शायद धूल अपने आप कोई शक्ल बना दे, लेकिन मेरे अपने दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। हमने उन निशानों को छोड़कर सफाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद हमें ऊपर की मंजिल की तरफ जाना पड़ा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराहट की आवाज गूंजती थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, बाईं तरफ वाला कमरा अपने आप खुल गया। लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता जा रहा था, जैसे अंदर किसी ने हाथ रखकर उसे धकेला हो। हम तीनों रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। असलम की आंखों में डर साफ था। अकरम ने धीमे से कहा कि शायद हवा ने खोल दिया होगा, मगर यहां हवा कहां चलती थी। मैंने हिम्मत की और कमरे के अंदर कदम रख दिया। अंदर बहुत अंधेरा था, मगर दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैंने झाड़ू चलाई, अचानक एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत मध्यम थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने रुककर पीछे देखा तो अकरम और असलम भी आवाज सुनकर सहम गए थे। हम तीनों ने चारों तरफ निगाह डाली, मगर कुछ नजर नहीं आया। हमने खुद को तसल्ली दी कि शायद बाहर पेड़ों की शाखों की आवाज होगी। कुछ देर बाद हम हाल में लौट आए और अचानक बड़े शीशे की सतह धुंधली होने लगी, जैसे किसी ने शीशे के सामने खड़े होकर उस पर सांस मारी हो। हम तीनों देख रहे थे कि धुंध में जैसे कोई उंगली फेरकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। अल्फाज धुंधले थे, मगर लगता था कोई पैगाम है। हम जैसे ही करीब गए, धुंध छौंट गई और शीशा बिल्कुल साफ हो गया। असलम एकदम पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कह रहा था कि हमसे गलती हो रही है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की कि यह सब शायद वहम है। हवेली बहुत पुरानी है, ऐसी आवाजें होना आम बात है। मगर मेरा अपना दिल भी ये मान नहीं रहा था। कुछ न कुछ जरूर था जो हमें नजर न आकर भी अपने वजूद का एहसास करवा रहा था। शाम के करीब जब हम हवेली से निकलने लगे तो सीढ़ियों के पास हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई नीचे की तरफ दौड़ा हो। हम रुके, फिर वही आवाज आई, मगर सीढ़ियां खाली थीं। हमने अनसुना किया और गेट की तरफ बढ़े। जैसे ही हम पहुंचे, गेट थोड़ा सा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर से हाथ रखकर हमें बाहर जाने की इजाजत दे रहा हो। असलम बोला कि वो कल यहां नहीं आएगा। मैंने उसे कहा कि देखो, पैसे बहुत मिल रहे हैं, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। उस रात मैं देर तक जागता रहा। बार बार ऐसा लगता रहा कि हवेली की दीवारें अब भी मेरे कानों में सरसराती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो, वापस आओ। अगली सुबह जब हम पहुंचे तो हवेली का माहौल और भी भारी था। हवा में एक अजीब सी कसावट थी। हम काम करने लगे, मगर मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं हर बार मुड़कर देखता, मगर कुछ नहीं। दोपहर के करीब असलम पानी लेने गया। कुछ देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। मैं और अकरम भागे। असलम कांप रहा था, कह रहा था कि उसने कोने में किसी को खड़े देखा। मैं गया, मगर वहां कुछ नहीं था। असलम जिद कर रहा था कि वो इंसान नहीं था, कुछ और था। मैंने उसे कहा कि शायद रोशनी और साये ने कोई शक्ल बना दी होगी। हम तीनों ने फैसला किया कि आज जल्दी निकल जाते हैं, मगर जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, वो धीरे धीरे बंद होने लगा। हम घबरा कर उसे धकेल कर बाहर आ गए। गांव लौटकर हम देर तक खामोश बैठे रहे। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, मगर हर चेहरा वही कहानी कह रहा था। हवेली में कुछ न कुछ जरूर है, और फिर भी हमें पैसों की जरूरत थी। काम छोड़ते तो हमारे पास कुछ भी न बचता। उस रात मैंने सोचा कि अगर ये सब सच है तो यकीनन आगे बहुत कुछ सामने आएगा।
मगर हम उसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता था। बस इतना एहसास हो चुका था कि हवेली ने हमें पहचान लिया है और जो भी अंदर है वो हमें यूं ही जाने नहीं देगा। अगले दिन जब हम हवेली पहुंचे तो अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे दीवारों में छुपी हुई आंखें हमें देख रही हों। मैंने इस एहसास को झटकने की कोशिश की मगर ये मेरे अंदर उतर चुका था। अकरम और असलम के चेहरों पर भी वही घबराहट थी। हम एक दूसरे से कह नहीं रहे थे कि हम डरे हुए हैं, मगर हमारे कदमों की रफ्तार सब कुछ बता रही थी कि तीनों के दिलों में कोई ना कोई हलचल जरूर उठ रही है। हमने आज सोचा कि ऊपर की मंजिल पर जाने के बजाय पहले नीचे वाले कमरों की सफाई पूरी कर लें। जैसे ही हम अंदर जाने लगे एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। इस बार यह हवा नहीं थी, इस बात का यकीन हम तीनों को था। दरवाजे के खुलने की आवाज सारे हाल में गूंज उठी और फिर भीतर से एक ठंडी लहर जैसे सीधे हमारे जिस्मों से टकराती चली गई। अकरम पीछे हटकर बोला, यह कोई अच्छी जगह नहीं है। दिल ही दिल में मैं भी यही महसूस कर रहा था, लेकिन अपने आप को मजबूत दिखाते हुए कहा, दरवाजा पुराना है, खुद खुल गया होगा। हम कमरे में दाखिल हुए। अंदर बहुत धूल थी और फर्श पर लंबे लंबे जाले फैले हुए थे। हमने अभी झाड़ू चलानी शुरू ही की थी कि कमरे के कोने में रखा एक लकड़ी का डिब्बा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। मैं ठिठक गया। असलम ने घबराकर मेरी तरफ देखा, फिर डिब्बा दोबारा हिला, एज इफ कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। उस वक्त मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। अकरम ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे किसी ने फैसला हमारे हाथ से छीन लिया हो, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ऐसी धमक हुई कि दीवारें जैसे कांप उठी। हम तीनों दरवाजे की तरफ भागे मगर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था, वह हिल भी नहीं रहा था। असलम की आवाज कांप रही थी, ये ठीक नहीं है। हम एक पल को बिल्कुल खामोश रह गए क्योंकि उसी पल कमरे की दीवार के एक कोने से सरगोशी उभरने लगी। आवाज बहुत मध्यम थी मगर साफ थी। ऐसा लगता था जैसे कोई औरत बहुत धीरे, बहुत रूहानी अंदाज में कुछ पढ़ रही हो। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, बट वो धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर जैसे पूरे कमरे में फैल गई। असलम ने दोनों कान पकड़ लिए। अकरम दीवानों की तरह दरवाजा पीटने लगा। मैं बस दीवार को घूरता रहा क्योंकि आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। कुछ ही पलों बाद अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हम बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए बाहर आ गए। हॉल में पहुंचकर हम ठिठक गए। फर्श की ताजा धूल में 3 अलग अलग निशान बने हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने अपने कदम घसीटकर वहां से गुजरते हुए कदम रखे हों। वे निशान सीधे उसी कमरे की ओर जा रहे थे जहां हम अभी थे। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे मगर किसी के पास एक भी जवाब नहीं था। अब यह बात साफ थी कि यहां कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है और शायद हमें डरा भी रहा है। हमने तय किया कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही हम दीवार से टिककर बैठे, ऊपर से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई, जैसे लकड़ी का फर्श पूरे जोर से बज रहा हो। फिर आवाज बंद हो गई। कुछ पल बाद फिर शुरू हुई। हमने एक दूसरे को देखा। मैं बोला, कल भी ऐसी आवाजें सुनी थी, शायद कोई जानवर होगा। मगर अंदर से मुझे पता था ये कोई जानवर नहीं था। हमने खुद को संभाला और काम फिर शुरू किया। कुछ देर बाद हमें दूसरे कमरे की सफाई करनी थी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हम ठिठक गए। फर्श पर ताजा फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, सूखी नहीं, एकदम ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने हाथ से तोड़कर फेंकी हो। असलम बुदबुदाया, यह किसी की मौजूदगी का साफ सबूत है। मैंने कहा, शायद कोई पहले आया हो, मगर मेरे अपने शब्द कमजोर थे। अचानक कमरे के कोने में रखा आईना धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो और उसे दबा रहा हो। आईने की सतह पर धुंध फैलने लगी और फिर उस धुंध में एक औरत की धुंधली सी शक्ल उभर आई। वो साफ तो नहीं थी, मगर इतनी थी कि हम समझ जाएं कि वो इंसान नहीं थी। असलम पीछे हटकर दीवार से जा लगा। अकरम ने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे दिल की धड़कन थामना चाहता हो। मैं बस आईने को देखता रहा और वो शक्ल हमें घूर रही थी। फिर धुंध अचानक गायब हो गई। आईना फिर से बिल्कुल साफ। हम तीनों वहीं खड़े रह गए, खामोश, कांपते हुए। हमें पहली बार एहसास हुआ कि हवेली में कोई है और वो हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। हम बिना कुछ बोले बाहर की तरफ, लेकिन जैसे ही हमने गेट खोलना चाहा, गेट अपने आप अंदर को बंद हो गया। हम रुक गए, दोबारा कोशिश की, गेट बंद ही रहा। फिर अचानक पीछे हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैंने बिना मुड़े महसूस किया कोई बहुत करीब है।
जैसे कोई साया हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। हमने धीरे धीरे पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था, मगर हवा भारी थी और उसमें मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। फिर गेट अपने आप खुल गया। हम बिना कुछ कहे बाहर निकल आए। गांव पहुंचकर हम देर तक अपने घरों के बाहर बैठे रहे। कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। अकरम बोला, मुझे लगता है अब वहां कुछ होने वाला है। असलम ने कहा, हमने शायद कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। मैंने दोनों को समझाया, अभी कुछ साबित नहीं हुआ, मगर अंदर से मैं जान गया था ये जगह अब हमें छोड़ने वाली नहीं। अगले दिन हमें फिर जाना था, मगर अब ये एहसास साफ था, हवेली में सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वहां कोई है और वो अब खुद को छुपाना नहीं चाहता। अगले दिन जब हम हवेली की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव का माहौल वैसे भी हमेशा हल्का सा भयानक लगता था, मगर उस दिन तो जैसे हवा भी ठहर गई थी। मेरे हर कदम के साथ यही सवाल उभर रहा था, आज हवेली में क्या होने वाला है। अकरम और असलम दोनों सर झुकाए चल रहे थे। शायद वो भी वही सोच रहे थे जो मेरे दिल में चल रहा था। जब हम गेट के पास पहुंचे, गेट आधा खुला हुआ था। यह पहली बार था, हमेशा गेट बंद ही मिलता था। मैंने आगे बढ़कर गेट को छुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसे हाथ लगाया हो। लकड़ी गर्म थी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर चले गए। हवेली में दाखिल होते ही फिजा में एक अजीब सी खुशबू बिखरी हुई महसूस हुई। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ऐसी थी जैसे किसी ने कीमती अतर पूरे हाल में छिड़क दिया हो। हम रुक गए। असलम ने घबरा कर कहा, यह खुशबू कहां से आ रही है? मैंने कहा, शायद कोई पुरानी बोतल गिर गई हो, मगर अंदर से मैं जानता था यह बात सच्ची नहीं थी। हमने सफाई शुरू की। जैसे ही मैंने फर्श पर झाड़ू चलाया, अचानक मेरे पैरों के पास कुछ बहुत ठंडा सा छूकर गुजर गया। ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ मेरे टखने से रगड़ खाता हुआ चला गया हो। मैं फौरन पीछे हट गया। अकरम ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोलना चाहता था मगर शब्द गले में अटक गए। बस इतना कहा, कुछ नहीं, लेकिन मेरा चेहरा सब बता चुका था। हम दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सिकुड़ी हुई भिन भिनाती सी सांसों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत कमरे में खड़ी होकर धीरे धीरे सांस ले रही हो। हमने कमरे में झांका, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कमरे की ठंडक बता रही थी कि हम अकेले नहीं हैं। दरवाजा बंद था, मगर एहसास हो रहा था कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, बीच में रखी पुरानी कुर्सियों वाली मेज अपने आप हिलने लगी, हल्की हल्की, जैसे कोई नीचे बैठकर उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा हो। असलम के मुंह से दबी चीख निकल गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अकरम ने उसे संभाला, मगर उसकी अपनी टांगें भी कांप रही थीं। मैं मेज को देख रहा था और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने सरगोशी की। आवाज इतनी करीब थी कि मुझे अपने कान में सांस की नमी तक महसूस हुई। उस आवाज ने कहा, बाहर निकल जाओ। मैं झटके से पीछे हटा, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। हम कमरे से निकल ही रहे थे कि अचानक दरवाजा जोरदार धड़ाम से बंद हो गया। आवाज पूरे हाल में गूंज गई। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिल तक नहीं रहा था। फिर दीवार से वही मध्यम सी आवाज आई, जैसे कोई औरत दीवार के अंदर चल रही हो। फिर जैसे किसी ने नाखून से दीवार पर लंबी लकीर खींची हो। वो आवाज दिल के आर पार उतर रही थी। असलम रोने के करीब पहुंच गया। अकरम भी बोला, हमें यहां से भागना होगा। मैंने दरवाजा धकेला। कुछ पल बाद वो अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने हमारे लिए रास्ता बना दिया हो। हम तीनों दौड़कर बाहर आए। सोचा थोड़ा नीचे वाले हाल में बैठकर सांस ठीक कर लें, मगर वहां जो हुआ वो अब तक की सबसे डरावनी चीज थी। दीवार पर जमी धूल अपने आप हटने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उंगली उससे कुछ लिख रही हो। हम चुप बैठे देखते रहे। कुछ लम्हों बाद शब्द साफ हो गए, तुम्हें यहां रहने की इजाजत नहीं। अकरम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, नंगे पैरों की, तेज गति वाली भारी आवाजें। फिर वो कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ आने लगी। हमने सीढ़ियों के मुंह की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था और कदम करीब आते जा रहे थे। उसी पल सीढ़ियों के ऊपर से हल्की हवा चली। एक सफेद सा धुंधलका लहराया। मैंने कुछ पल के लिए महसूस किया जैसे कोई लंबे बालों वाली लड़की ऊपर खड़ी हमें देख रही हो। असलम ने डर से आंखें बंद कर लीं। मैंने दोबारा देखा, वो धुंधला साया गायब हो चुका था। हम जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे मगर जैसे ही गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। फिर वही खुशबू फिजा में फैल गई।
मगर इस बार वो खुशबू बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे वो किसी के आने की खबर हो। मैंने गेट धकेलने की कोशिश की, वो नहीं खुल रहा था। असलम रोने लगा। अकरम बार बार कह रहा था, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। अचानक हमारे पीछे से बहुत लंबी गहरी सांस की आवाज आई, ऐसी जैसे कोई बहुत नजदीक आकर भारी सांस ले रहा हो। आवाज इतनी करीब थी कि मैं पलट भी नहीं पाया, बस गेट धकेलता रहा। फिर एक जोरदार धक्के के साथ गेट खुल गया, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे धकेला हो। हम तीनों भागकर हवेली से बाहर निकले। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ते में न हमने बात की, न किसी ने कोई सवाल किया। हमें अब पता चल चुका था, हवेली में सिर्फ आवाजें या साए नहीं हैं। वहां कोई है जो हमसे बात कर रहा है, हमें देख रहा है और हमें वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। रात को मैं देर तक सो न सका। घर के हर कोने में मल्ला हवेली की वही सरगोशियां सुनाई देती रहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने वहां कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो अब हमें छोड़ने वाला नहीं। हम तीनों दोस्त और मैं उस पुरानी हवेली में कई दिन बिता चुके थे। हर गुजरती रात हमारे डर में इजाफा कर रही थी। अब तक समझ नहीं आया था कि ये सब हमारी आंखों के सामने क्यों हो रहा है। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी बरामदे में किसी के चलने की आहट आती और कभी लगता कि कोई हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा है, मगर मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। चौथे हिस्से तक हमारा डर अपनी हद को पहुंच चुका था, लेकिन पांचवें हिस्से की असली दास्तान उस रात शुरू हुई, जब मैं पहली बार हवेली की अंधेरी गली में बिल्कुल अकेला रह गया था। अकरम बावर्ची खाने में सामान ठीक कर रहा था और असलम बागीचे में बल्ब ठीक करने गया था। मैं आंगन में खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर कब तक हम यहाँ टिके रहेंगे। इस नौकरी ने हमें सहारा तो दिया था, मगर हर रात उसके बदले हम डर की एक नई कीमत चुका रहे थे। इन्हीं ख्यालों में था कि अचानक बहुत ठंडी हवा का तेज झोंका मेरे पास से गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे कंधे से छूकर गुजर गया हो। मैं झटके से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वहम है, मगर यह वहम अब असहनीय होता जा रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो सामने का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन जैसे मेरे नीचे धंस रही थी। हवेली की हवा उस वक्त बहुत खामोश थी और खामोशी अक्सर सबसे बड़ा डर बन जाती है। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहां जाने की हम तीनों ने कभी हिम्मत नहीं की थी। अंदर धूल की महक थी, ऊंची छत थी और एक बड़ी खिड़की थी जिससे हल्की सी रोशनी कमरे में गिर रही थी। कमरे में 3 पुराने लकड़ी के संदूक पड़े थे और उनके पास एक लंबी जंजीर, जैसे किसी को बांधने के काम आती हो। मैं संदूक के पास जा ही रहा था कि अचानक जंजीर हिलने लगी। मैं पीछे हट गया। पत्थर जो हुआ वह हमारी जिंदगी बदल देने वाला पल था। मेरे सामने एक आवाज गूंजी, ना मर्द की ना औरत की, बहुत भारी, बहुत अजीब। उस आवाज ने कहा, अब तुम सच जानने के करीब हो। मैं सहम गया। भागने के बजाय मैंने पूछा, कौन हो तुम? अकरम और असलम शायद मेरी आवाज भी ना सुन सकते थे। वो आवाज दोबारा गूंजी, तुम तीनों ने वह दरवाजा खोल दिया है जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। मैं हैरान रह गया। हमने कई ताले खोले थे, और कौन सा दरवाजा इतना खतरनाक हो सकता था? अचानक हवा रुक गई और कमरे में एक साया उभरने लगा। वह धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। एक लड़की की शक्ल, मगर आंखें बिल्कुल खाली और चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। उसने कहा, हम तुम्हें डराना मकसद नहीं था, असल मकसद कुछ और है। मैंने दबी हुआ आवाज में पूछा, कौन सा मकसद? लड़की ने कहा, हम यहां दोस्ती करने नहीं आई थी, हम कैद थी, और इस हवेली में एक ऐसा दरवाजा है जिसके पीछे वह ताकत छुपी है जिसने हमें जंजीरों में बांध रखा था। मैं हैरान था। मैंने पूछा, तुम कैद क्यों हो? वह बोली, एक बहुत ताकतवर जादूगर हमें पकड़कर इस हवेली में लाया था। हमारी ताकत के 3 हार उसने ले लिए और कहीं छुपा दिए। जब तक वे हार नहीं मिलते, हम आजाद नहीं हो सकती। मैंने फिर पूछा, तो फिर हमें डराती क्यों हो? उसने धीरे से कहा, इस हवेली में आने वाला कभी जिंदा बाहर नहीं गया, इसलिए हमने शुरू में तुम्हें भगाने की कोशिश की, ताकि तुम भी उनकी तरह अंजाम का शिकार न बनो। मगर तुम लोग डर कर भी नहीं गए, भागे भी, फिर लौट आए। इसलिए अब तुम्हें सच बताए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने पूछा, हमें क्या करना होगा? वह बोली, तुम्हें वे हार ढूंढने होंगे जिन्हें छुपाकर हमें कैद किया गया है।
तुम्हारे खोले हुए दरवाजों में एक ऐसा दरवाजा भी है जहां वे हार बंद हैं, मगर वह दरवाजा कोई आम इंसान नहीं खोल सकता। उस पर एक मोहर है, उसे वही खोलेगा जिसके दिल में लालच न हो। हैरान था, हम तो नौकरी पैसों के लिए करने आए थे, हमें तो खुद लगता था कि हम लालची हैं। उसने कहा, मजबूरी लालच नहीं होती, लालच वो है जो किसी का हक मारकर फायदा उठाए। तुमने किसी का हक नहीं मारा, इसलिए वो दरवाजा तुम तीनों में से कोई भी खोल सकता है। मैंने गहरी सांस ली, कहा, मैं अपने दोस्तों को बुला लूं। उसने सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं, पहले तुम अकेले सच समझो। अभी तुम्हें उन्हें कुछ नहीं बताना। जब तुम्हें इस हवेली का पूरा राज पता चल जाएगा, तभी तुम तीनों अगला हिस्सा शुरू करोगे और वह दरवाजा खोल सकोगे। और उस लम्हे मुझे पहली बार पता चला कि उस हवेली में क्या छिपा है। हम तीनों जिस चीज से भागते रहे, वही सच्चाई अब हमारे सामने खड़ी थी, और यह सच हमें एक बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। 5वीं रात में जो कुछ मैंने सुना था, वह सब मैंने अकरम और असलम को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि नहीं आया। मगर अगली रात वह वक्त भी आ गया। हम तीनों आंगन में बैठे थे। हवेली की ठंडी हवा चल रही थी, मगर उस हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो दल पर बोझ बनकर उतरता है। मैं सोचते सोचते उन्हें वह सब बताने लगा जो उस जन्नतजादी लड़की ने मुझे कहा था। शुरू में दोनों को यकीन नहीं आया, मगर तभी अचानक सामने हल्की सी रोशनी फैली और वे दोनों भी सिमट कर बैठ गए। उसी रोशनी में वह 3 लड़कियां सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे गंभीर थे, मगर पहले जैसी गुस्से की लकीरें अब नहीं थीं। अकरम ने कांपती आवाज में पूछा, अब हमारे सामने क्यों आई हो? उनमें से एक आगे बढ़ी और बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। फिर उसने बताया, इस हवेली में एक बहुत ताकतवर जादूगर रहा करता था। उसने इन तीनों को कैद कर लिया था, उनके 3 हार छीन लिए और हवेली के एक छुपे दरवाजे के पीछे बंद कर दिए। जब तक वे हार वापस न मिलें, ये लड़कियां आजाद नहीं हो सकती। असलम ने घबराकर पूछा, वो दरवाजा कहाँ है? लड़की ने हाथ उठाकर दूर की दीवार की ओर इशारा किया। हमने देखा, दीवार के एक कोने में एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था जो हमने कभी नहीं देखा था। वह दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर अजीब सी निशानी बनी हुई थी जो हमारी समझ से बाहर थी। मैं आगे बढ़ा, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जिन्नजादी ने कहा, इस दरवाजे को खोलना आसान नहीं है, इस पर मोहर है। यह सिर्फ उसी के हाथ से खुलेगा जिसके दिल में किसी का हक मारने का इरादा ना हो। मैंने मन ही मन दुआ की कि मेरा दिल साफ हो। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा था। मैंने उस पुरानी लकड़ी के हैंडल को पकड़ा और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत हल्की रोशनी थी। बीच में पत्थर का एक शक्लदार तख्त रखा था। उस पर 3 छोटे छोटे डिब्बे रखे थे। जिन्नजादियां जैसे ही दरवाजे के पास आईं, उनके चेहरों पर पहली बार खुशी की झलक दिखाई दी। उन्होंने हमसे कहा, तुम तीनों अंदर जाओ और अपने हाथों से ये डिब्बे खोलो। हमने धीरे धीरे डिब्बे खोले। जैसे ही डिब्बों के ढक्कन खुले, उनसे तेज रोशनी निकली जो सीधी उन लड़कियों की तरफ गई और पलक झपकते ही वह रोशनी उनके जिस्मों में समा गई। एक झटके में पूरा कमरा जगमगाने लगा। जिन्नजादियों के चेहरे बदलने लगे। अब वे पहले से कहीं अधिक हसीन, नूरानी और रोशन दिख रही थीं। उनकी आंखों में एक नरम सा उजाला था, जैसे बरसों बाद उन्हें राहत मिली हो। उन्होंने कहा, इन हारों में हमारी असली ताकत थी, अब वह ताकत हमें लौट आई है। अब हम कैद से आजाद हैं। फिर उनमें से एक ने कहा, तुम तीनों ने वो काम किया है जो कई बरसों में कोई नहीं कर सका, इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहती हैं। मगर हमारा इनाम इंसानों जैसा नहीं होता। हम वही देते हैं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। हम सब हैरान थे। उसने हाथ हिलाया और आंगन में रखा पुराना संदूक एक दमकती हुई रोशनी से भर गया। वह संदूक जो पहले हमेशा खाली रहता था, अब सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अकरम की आंखें फैल गईं। उसने दबी आवाज में पूछा, ये सब हमारे लिए हैं? जिन्नजादी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने हमें आजाद किया है और कोई भी नेक काम इनाम के बिना नहीं रहता। फिर एक ने कहा, आज के बाद तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। अब गरीबी तुम्हारे पास नहीं आएगी। जहां भी जाओगे आसानियां मिलेंगी, लोग तुमको इज्जत देंगे। तुम्हारी जिंदगी में वह रौनक आएगी जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तीनों के लिए यह पल किसी ख्वाब जैसा था। यकीन करना मुश्किल था कि हमारी किस्मत सच में इतने बड़े अंदाज में बदलने वाली है।
असलम ने पूछा, अब आप कहाँ जाएंगी? वो बोली, हम अब इस दुनिया से आजाद हैं, हमारी कैद खत्म हो चुकी है, हम अपनी दुनिया में लौट जा रही हैं। फिर वो तीनों आसमान की तरफ देखने लगी। हवा तेज होने लगी, उनके जिस्म हल्की रोशनी में बदलने लगे। धीरे धीरे वह तीनों रोशनी की लहरों में बदलकर ऊंचाई की तरफ उठने लगी। आंगन एक नूरानी उजाले से भर गया। हम तीनों खड़े बस उन्हें जाते देखते रहे। जब रोशनी खत्म हुई, वो तीनों कहीं नहीं थी। हवेली में एक अजीब सा सुकून फैल गया, जैसे बरसों की कैद आज खत्म हो गई हो। हमने सोना उठाया, हमने हवेली को छोड़ दिया। गांव लौटकर कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी बदल गई। हमने अपने घर बनाए, अपनी दुकानें खोली और गांव के अमीर लोगों में शुमार होने लगे। लोग हैरान थे कि हमारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। भाग कर कैसे कहता रही, मगर हमने कभी किसी को असल कहानी नहीं बताई। आज भी जब रात को तन्हा बैठता हूं तो हवेली की वो रातें याद आती हैं, वो खौफ भी और वो करिश्मा भी जिसने हमें गरीबी से नकाकर खुशहाली के रास्ते पर ला खड़ा किया।